अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो इस वक्त एक मामला सामने आया, इंकशाफात और फिर अदालत में समाअत, गो के मामला सब जुडिस है, हम उस मामले के हवाले से उस तरह से बात नहीं करेंगे। यकीनन आज पहली समाअत हुई, फिर नोटिस जारी हुए, ये सिलसिला चलेगा और फिर हतमी तौर पर कोई बात सामने आएगी। लेकिन मैं चाहूँगा इस मामले पर हम ज़रूर बात करें जो इस वक्त अदलिया है और अदलिया पर अवाम का एतमाद है। इस तरह की जब भी कोई चीज़ होती है, हम देख रहे हैं कि वैसे ही मुल्क के मुख्तलिफ इदारों पर एतमाद नहीं है। किसी पर हुकूमत का एतमाद है तो अपोजिशन का नहीं है। हर इदारा मुतनाज़ बनता जा रहा है। नैब सबसे पहले है उसमें, उसके बाद जो कुछ इलेक्शन कमीशन के मामलात को लेकर हुआ उस पर हमने देखा। फिर EVM पर जिस तरह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आया। दीगर मुल्क के कई इदारे जिनकी बात इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब किया करते थे कि वो रिफॉर्म्स लाएंगे, वो पुलिस की रिफॉर्म्स थी, उस इदारे की भी हम सूरत अगर देखें और कई इदारों की देखें तो बड़े हद तक मुतनाज़ होते जा रहे हैं। और अब इस वक्त बहुत शदीद सवालात मुल्क के अदल के निज़ाम पर उठ गए हैं। ये इल्ज़ामात जो लगाए गए ये किस हद तक दुरुस्त हैं या नहीं है, ये तो वक्त तयन करेगा और बात हतमी तौर पर सामने आएगी। लेकिन इस तरह की चीज़ किसी बाहर के बंदे की जानिब से नहीं बल्कि ख़ुद जुडिशरी के अंदर से किसी के सामने लाने के हवाले से पूरे के पूरे इस वक्त जो इंसाफ का निज़ाम है, जो अदलिया का निज़ाम है, एहतसाब का निज़ाम है, उस सब पर बहुत सारे सवालात बहरहाल उठ गए हैं। और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं चाहूँगा कि इस कॉन्सिक्वेंसेस पर हम ज़रूर बात करें, हम केस पर बात नहीं करेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त जो इस्लाहात हुकूमत करना चाह रही है, हमने चूँकि इस्लाहात की अभी बात की, आज भी फवाद चौधरी साहब का बयान है कि जब भी हुकूमत इस्लाहात की तरफ जाती है अपोजिशन शोर मचाती है। उसी सिलसिले में पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास जो कि अब कल शुरू होगा और उस इजलास के हवाले से बहुत सारी बातचीत इस वक्त की जा रही है। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन करीब हो रही है, मुख्तलिफ राब्ते हो रहे हैं और हुकूमत को इस सारे मामले में टफ़ टाइम देने के लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। पहले इजलास बुलाकर मुलतवी कर दिया गया था, फिर कहा गया कि स्पीकर साहब मज़ीद मुशावरत करेंगे। अब यकीनन इसकी जो असल सूरत हाल है वो हमें कल के दिन में पता लगेगी कि किस हद तक मुशावरत हो गई, किस हद तक मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से पार्लियामान में हल होते हैं, या अब भी सिर्फ बातचीत रही है, अपोजिशन कन्विंस नहीं हुई है और वाकई वो कल के दिन में शदीद टफ टाइम देगी और गवर्नमेंट इस सारे मामले को कैसे डील करेगी। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। ताहिर मलिक साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ कुछ ही देर में प्रोग्राम में होंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। सर, कैसे देखते हैं एक के बाद दूसरा इदारा, अब जिसने अदल देना है, इंसाफ देना है, मुल्क की आला अदलिया है, साबिक चीफ़ जस्टिस हैं और बड़े एक्टिव चीफ़ जस्टिस वो रहे, बहुत ख़बरों में रहे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और अब उनके ही हवाले से अदलिया के अंदर से एक ऐसी बात एक और बड़ी पर्सनैलिटी को लेकर आती है जो मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त खुद साख्ता जलावतनी काट रहे हैं वो बरतानिया में। हर चीज़ में, हर मामले में पूरा का पूरा हमारा निज़ाम क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है। क्या राय होगी आपकी? है कि हम इस सतह पे आ गए हैं कि हमने बहैसियत कौम हमने किसी इदारे को माफ़ नहीं किया है और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लग जाते हैं, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, मुझे इसका भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई है हमारी पाकिस्तान में, इतनी पोलराइजेशन हो गई है पिछले 8-10 साल में कि अभी ये मुमकिन नहीं है कि इसके ऊपर बंदा तबसरा कर सके कि ये इसमें सही क्या है और इसमें गलत क्या है। जो एक साइड पे खड़े हैं इस डिवाइड के, वो कहते हैं ये बिल्कुल सही है, दूसरी साइड पे जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल गलत है। तो इसका तयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जुडिशरी जो है वो एक ऐसा इदारा है कि जो हमारी आखिरी एक उम्मीद इंसान की रहती है। जब भी आप मुसीबत में आते हैं या आपको कोई तंग करता है या आप एक दीवार के साथ आपको लगाया जाता है तो आप कहते हैं आई टेक यू टू कोर्ट जी। लेकिन अगर कोर्ट्स के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लग जाए और लोगों में उसके ऊपर जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। अभी जो इस सूरत हाल में जिसका आपने अभी जिक्र किया जो ये है, इसको अभी मैं इस तरह देख रहा हूँ कि एक जज साहब ने जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं उसके चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के,
उन्होंने एक वाक़या बताया जिसके वो ख़ुद विटनेस हैं, और तो कोई उसका विटनेस है नहीं, उनकी बेगम साहिबा थी, वो मेरे ख्याल में रहलत फरमा गई हैं। जी जी। और दूसरे साइड पे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो हैं, तो इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट द अदर। अभी इसकी जो जांच पड़ताल हो सकती है, इसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, और मेरे ख्याल में जो अभी कंटेम्प्ट के नोटिस जारी हुए हैं, तो उससे ये मुझे अंदाज़ा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, वो ऑनरेबल कोर्ट जो है, वो इसकी तह तक पहुंचेगी और मालूम करेगी कि जो इल्ज़ामात लगे हैं ये दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं है। और अगर ये इतने संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं कि अगर ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर एक्शन लेना लाजिम है, ताकि जो आवाम का एतमाद है अदलिया के ऊपर वो बहाल हो जाए। मैं इसके अलावा और जो है राइटली सेट सर, पॉइंट आ गया कहने के लिए इस वक्त वो तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सब जुडिस है मामला। जी जी। एक दफ़ा इसमें से निकल आए तो फैसला आ जाए तो फिर उसके ऊपर तबसरा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अतर काज़मी साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त बज़ाहिर कोई ऐसी कोई बड़ी मिसाल हमारे पास नहीं है। अगर हम माजी उठा के देख लें, जो जज साहिबान सीनियर ओहदों पर रहे, चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के रहे, हाई कोर्ट के रहे, रिटायर हुए, चले गए, फैसले ठीक दिए गलत दिए, कोई कोई एहतसाब, कोई सवाल कोई है नहीं है। डू यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब कुछ मामला बदलेगा और जज साहिबान भी जवाबदेह होंगे, फैसले करने वाले भी जवाबदेह होंगे, या ये रिवायत टूटना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल है इस वक्त अभी यहाँ पर? देखिए, अब ये जो बहस हो रही है ना, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, इसलिए कि एक केस सामने आया, उसकी वजह से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक जुडिशरी से ज्यादा उन लोगों का कंडक्ट डिस्कस होना चाहिए जिन लोगों ने ये शोशा इस मौके के ऊपर छोड़ा। क्या जज साहब को 3 साल बाद, 4 साल के बाद राना शमीम साहब का ज़मीर जागा, वो भी लंदन जाके जागा, फिर वो उसी नोटरी पब्लिक पे गए जहां से मियां साहब की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी तस्दीक होती है, और वहां से फिर उन्होंने वो एफिडेविट दिया। फिर वो हमारे मीडिया ने छापा भी तब जब 1-2 दिन के बाद मरियम बीबी की, जिस जज के खिलाफ उस एफिडेविट के अंदर जिक्र है, उसने मुकदमा सुनना है, वो बड़े अहम मुकदमात सुन रहे हैं। तो यहाँ पे तो जज साहब के ऊपर, अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, तो उसको हमें उसके तनाजुर में इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ। बाकी तो हर किसी की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी जी से जी बात कर सकता है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि हम तो इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे कोई पहली दफा ऐसा हुआ। हमने देखा यहाँ पे जजों की वीडियोस भी आई, यहाँ पे हमने देखा कि जो लोग अभी जिनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, माजी के अंदर वो जजों को फोन करके फैसले लिखवाते रहे और कहा नहीं नहीं 5 साल नहीं 8 साल सजा देनी है, और आगे से जज कह रहे हैं, और ये आपके हर चैनल ने वो चीज चलाई हुई है, आपके चैनल पे भी चली होंगी, जो टेपे माजी में जजों के साथ जो गुफ्तगू होती रही थी, और जो लोग करते थे और जो लोग ऑर्डर देते थे और जजों को फैसले लिखवाते थे, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। क्या आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? तो क्या हम किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि हम अभी कोई एक्शन होगा? माजी में जब अदलिया ने बुलाया तो अदलिया के ऊपर जिस तरह हमला किया गया, जजों को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, वहां पे जो तूफान बदतमीजी पाकिस्तान की सबसे आला अदालत में बर्पा किया गया, क्या वो हमारे कैमरे की आंखों ने नोट नहीं किया था? अभी भी उसकी फुटेजेस हर जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे मसला ये है कि जिससे भी मनी ट्रेल मांगो ना पाकिस्तान के अंदर, वो रियासत को कटहरे में खड़ा कर देता है, चाहे वो किसी जज की बीवी हो या वो कोई सियासतदान हो। मनी ट्रेल दे दे वो तो सारे मसाइल हल हो जाएं। मनी ट्रेल नहीं देनी तो फिर हर इदारा जो है, यहाँ पे जुडिशरी नहीं, आपके कौमी सलामती के इदारे भी कटहरे में खड़े हैं, उनके ऊपर भी इल्जामात लगा देंगे, अदलिया के ऊपर भी इल्जामात लगा देंगे, सहाफियों के ऊपर भी इल्जाम लग जाएगा, हर किसी पे इल्जाम लग जाएगा। भाई आपका जो कंडक्ट है, आपके पास कोई चीजें हैं, कोई सबूत है, तो वो आप अदालत में पेश करें। ये इस तरह की हरकतें करके आप बेसिकली प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो हालिया एफिडेविट सामने आया है और जिस तरीके से ये स्टोरी मीडिया में कवर हुई है, ये अदालत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। राइटली सेट। ताहिर मलिक साहब, आपकी क्या राय होगी? जो भी हुआ, एक तो बात ये हकीकत है कि ये होने से हमने देखा कि जो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की कि एतमाद जो है अदालत पर वो तबाह होने की बातें शुरू हो गई हैं। तो एक ये तो सिलसिला शुरू हो गया है। गो के पहले भी हमें बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं, जितना जस्टिस डिलेड होता है उसको लेकर, जिस तरह से केसेस आम लटके रहते हैं, जुडिशरी ने बहुत कुछ करना है, और फिर इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में भी अगर सवाल उठ जाएं तो फिर पीछे क्या बचता है? जी बिल्कुल दुरुस्त। और ये जो दोनों हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, इन्होंने जिस तरफ निशानदेही की है,
एक ट्रस्ट डेफिसिट है, ये मानना होगा। और अगर हम ये तस्लीम नहीं करते, इस केस को साइड पे रख दें, और जैसा कि आपने कहा ये सब जुडिस भी है, जो रिपोर्ट आती है, ग्लोबल इंडेक्स है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का, इंसाफ से तक रसाई और फरहमी का, उसमें गालबन पाकिस्तान 118 या 20 नंबर पे। अब ये परसेप्शन जिस इदारे के बारे में हो, उसे तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए। उसके लिए ये हर साल जो रिपोर्ट आती है, उन्होंने क्या किया है इसके लिए? कोई जुडिशल रिफॉर्म किए हैं, कोई इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए कुछ कहा है? और जैसे कि हमारे भाई अतर काज़मी कह रहे हैं, अगर ये अदलिया पे प्रेशर डालने के लिए असरअंदाज होने की एक साजिश है, तो क्या इस साजिश की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और हम तारीख़ देखते हैं, देखें, हम कहते हैं इदारों को मुलविस न करें, तो हमारे इदारों की तारीख़ भी रोशन नहीं है। यहाँ आमरीतों को वैलिडेट भी किया जाता रहा, यहाँ नज़रिया ज़रूरत भी होता रहा, और यहाँ पे कंप्रोमाइज़ भी होते रहे, डिसीजन आए। जो इन्होंने कहा है आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं इससे डिसएग्री करूँगा। ये जस्टिस मलिक क़य्यूम और शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान की जिस टेप का हवाला दे रहे हैं, तो वो यूके के एक अखबार में स्टोरी लगी थी, जिसके नतीजे में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक्टिव हुई और मलिक क़य्यूम को जो जस्टिस थे रिज़ाइन करना पड़ा। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि अदलिया पर हमला, वो भी हमारी तारीख का भयानक बाब है। वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उसका बाकायदा ट्रायल हुआ। जो लोग उसमें वीडियो फुटेज में मौजूद थे, उन्हें डिसक्वालीफाई किया, कुछ को कन्विक्शन हुआ। तो ऐसी बात नहीं कि हुआ नहीं। तीसरा जो मामला है इफ्तिखार चौधरी साहब का, इफ्तिखार चौधरी साहब को चीफ जस्टिस से बालों से घसीटा गया, उसका भी फिर मामला जो है वो ट्रायल हुआ, और वो भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको भी सुना। तो ऐसी बात नहीं कि कुछ होता नहीं। अब इतने जो एलिगेशन लगे हैं या परसेप्शन है, इसकी मेरे ख्याल में एक तहकीकात होनी चाहिए। वो किस फोरम में, अदलिया हमारा एक काबिल एहतराम इदारा है, वो फॉलर है, उसका एक मैंडेट भी है, उनको ज़रूर। और ये केस जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अब ये अगली समातों पे हम देखेंगे, और यकीनन हमें अदलिया से बड़ी रोशन उम्मीद है कि उनके जो फ़ैसले अभी पिछले कुछ चंद दहाइयों से हैं, वो बड़े हौसला अफजा हैं। वो पनामा से मुतल्लिक हों, वो आसिया बीबी से मुतल्लिक हों, वो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट के क़याम की से रिलेटेड हों दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो अदलिया हमेशा कौम की तवक्कुआत पे पूरी उतरी। तो इस इशू को भी मैं ये समझता हूँ, मुझे अपनी अदलिया पे एतमाद है कि वो देखेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी तारीख़ है, उसमें ये नज़र आता है कि ये इदारे जो हम कहते हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि मैं कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्शल है हमारी तारीख़, हम क्यों नहीं एडमिट करते? हमारी एलीट ने यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए था, वो खुद पामाल किया उन्होंने। ऐसी हरकतें, तो एलीट रिस्पॉन्सिबल है, एलीट रिस्पॉन्सिबल है। खा वो ब्यूरोक्रेसी है, वो जुडिशरी है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो पार्लियामेंट है, ये सारे इदारे अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहे। ये हम खुल के क्यों नहीं कहते? ठीक, पी जमीर साहब, वेलकम टू द शो। बात हम जो कर रहे हैं इस वक्त, तमाम तर जो इदारे हैं उन पर उंगलियां हैं, सवाल हैं, एतमाद कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और ये जो हाल ही में एक एपिसोड हुआ, अब अदलिया, अभी तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बुलाया गया, वो गए भी, बड़ी अच्छी बात है। टीटीपी के साथ जो बात हो रही है उस हवाले से क्वेश्चन किया गया, APS के जो लवाहिकीन की फैमिलीज़ थी उनकी बात सुनी गई, तो उसको बड़ी हद तक बड़ी जगह पे अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि फिर सवाल उठते हैं, एतमाद ख़त्म होता है, एतमाद तबाह होता है। ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, हमने कौन सा इदारा है जो पाकिस्तान में जिसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया? हमने हर इदारे को पूरी कोशिश की है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाए। जब आप बात करते हैं जुडिशरी की, हम एग्जांपल्स देते हैं टॉप केसेस की। आप जाएं तो सही जरा नीचे, जो गरीब आदमी जो हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, अपनी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी वहां लगा देता है लॉयर्स पे, और जरा उनसे तो पूछें कि कितने कितने साल इनके केसेस चलते हैं, ये एडजर्नमेंट्स कितनी होती हैं, डिसीजंस कब आते हैं, फैसले कितने महफूज होते हैं। अगर हमने इसी मोडस ऑपरेंडी से चलना है तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात की अभी मेरे भाई ने कि आप अपना जो लीगल इंडेक्स है आपका वो देख लो कहाँ दुनिया का। आफ्टर ऑल पीपल ऑब्जर्व यू। तो अगर आपने इसी लाइन पे चलना है तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे जरूर क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा इमरान गए, ये जो इंसिडेंट है ये इमरान के टेन्योर से पहले का है। अब ये उनको बुलाया बिल्कुल बिकॉज ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो इन्हीं को बुलाते और तो किसी को नहीं बुलाते। लेकिन इमरान, अब मैं क्या आपको बताऊं, इमरान बेचारा फंसा हुआ है, वो बताएगा कि हमने इन दहशत गर्दों को कितने हमने मारे में 200 से ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ
200 से ज्यादा लोगों को मारा हुआ है, लेकिन हम नहीं बात कर सकते। क्यों? आप बात करेंगे, बताएंगे, वो लोग कहेंगे देखो जी हमारी आर्मी ये कर रही है। ओ भाई, दहशतगर्दों को तुमने मारना है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है, व्हाई डू यू नीड टू ब्रिंग इट आउट? द इंटेलिजेंस इज डूइंग इट्स वर्क, द आर्मी इज डूइंग इट्स वर्क। आप उसको जाके क्यों एक्सपोजर दे रहे हो कि एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कहलवा रहे हो कि ये कर रहे? उन्होंने एक कवर्ट ऑपरेशन किया एपीएस पे, और आप देखो उसके बाद जो हमने किया है, लोगों को नहीं पता, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इसको और कंट्रोवर्शियल एक तस्वीर देना चाहते हो, तो फिर मैं समझता हूं कि आप डूम एंड ग्लूम की बात करते हो। देयर आर सर्टेन मैटर्स जो कि स्टेट मैटर्स होते हैं, वो डिस्कस नहीं किए जाते, एंड दीज जजेस शुड नो दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे, हर बंदा, आपका चीफ जस्टिस, मैं समझता हूँ इज अ वेरी फाइन लर्नड मैन, लेकिन इन पे भी क्वेश्चन उठ गया है कि दो ऐसे आपने लाइक माइंडेड जजेस लगा दिए हैं जो कि इनके प्लॉट के ऊपर डिसीजन देंगे। अब ये जो चीजें होती हैं, मैं समझता हूँ कि किसी जज के ऊपर अगर एक हर्फ आ जाए, एटलीस्ट बाहर के मुल्कों के अंदर, दे रिजाइन, दे टोटली लीव अवे, एंड दे डू नॉट स्पॉइल दिस सेक्रेड जुडिशियल, आप कह लो कि जो सिस्टम है हमारा, या किसी का भी हो। सो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, हम अपने आप को भी जलील कर देते हैं, दूसरों को भी जलील कर देते हैं, और बात का बतंगड़, वो कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ टी कप, हम ये क्रिएट एक सिचुएशन कर देते हैं। एंड आई थिंक वी शुड बी अवॉइडिंग दैट। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करो और हर एक को इज्जत दो। जब आप इज्जत नहीं दोगे, आप देखो नैब होता है, नैब कोई बात होती है, बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा कोर्ट लग जाता है। नो, यू डोंट डू दैट, यू डोंट चैलेंज, आइदर यू एक्सेप्ट, वो कहते हैं कन्वेंशन, और यू गो टुवर्ड्स एनर्की। सो बेसिकली वी आर अ कंट्री, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। हम एक कन्वेंशन के तहत चलते हैं। यस, देयर आर फॉल्ट्स, यस देयर आर इश्यूज, यस देयर आर प्रॉब्लम, बट वी डिस्कस देम within the discourse and domain of certain, आप कह लो कि principles। हम वो नहीं करते। जिस आदमी को देखो, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो टीवी का कैमरा लेकर रोड पे खड़ा हो जाता है, और जाके एक नई कहानी होती है, और फिर आप और मैं और हम सारे बैठ के इस पे तबसरे करते हैं। आई थिंक वी शुड अवॉइड ऑल ऑफ दिस, लेट द इंस्टीट्यूशंस वर्क। ऑल राइट जी, एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा मैं। ब्रेक से वापस आकर हम जो मुश्तरका इजलास है, दीगर मामलात हैं, उस पर बात करते हैं। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। इस वक्त पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को लेकर खासी बात होती रही। पहले इजलास तलब किया गया, बड़ी जल्दी में तलब किया गया, फिर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने सवाल उठाया, हमने सवाल उठाया, कहा गया कि जी मज़ीद मुशावरत स्पीकर साहब करेंगे अपोजिशन से। फिर वो क्या मुशावरत होती रही। अब बुध का दिन था, यानी कि कल के दिन ये इजलास जो है तलब किया गया है। अपोजिशन में राब्ते हो रहे हैं। हमने देखा कि PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक अलहदा हुई, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से एटलीस्ट पार्लियामान की हद तक टफ टाइम देने के लिए वो इकट्ठे हैं। फिर कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि जमात इस्लामी से भी नून लीग ने, शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता किया है। इससे पहले हमने ये देखा कि हुकूमत के जो इत्तेहादी थे वो नाराज़ नज़र आए, तो ये बातें शुरू हो गई कि किस तरह से मामला चलेंगे। फिर कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर कुछ हद तक इत्तेहादियों को भी अब मना लिया गया है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है वो बहुत काबिल ज़िक्र है यहाँ पर, और बड़े टाइम के बाद कोई बयान उनका आया है, और वो बिला वजह बयान देते भी नहीं हैं। उनका जी इमरान खान की हुकूमत अब मुद्दत पूरी करती नज़र नहीं आ रही, और इमरान खान को लाने वाले भी एतराफ़ कर रहे हैं कि ये उनसे गलती हुई है। कल की क्या कहानी होगी, क्या इस्लाहात हैं, किस हद तक हुकूमत इस्लाहात को लेकर संजीदा, इस पर बात करते हैं। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं आप इस वक्त जहाँ हम बात कर रहे हैं इदारों के ना परफॉर्म करने की, बाकी गवर्नेंस के इश्यूज़ होने की, मुल्क की पार्लियामान भी तो परफॉर्म नहीं कर रही है सर। वो भी तो सिर्फ लड़ाई झगड़े या तकरीरें करने के लिए एक चीज़ रह गई है। कानून साजी, कानून साज असम्बली जिसे कहा जाता है, उससे कानून साजी ही नहीं हो रही है, और इतने अखराजात आ रहे हैं ट्रैवल पर, TADA पर, रिहाइश पर, लेकिन जो काम करना चाहिए कानून साजों को वो कर ही नहीं रहे हैं सर। देखिए, इसका जो हमारा मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो एक एफिलेंट एलीट है, उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ है।
आम आदमी का उस जो एफ्लुएंट एलीट है उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, ये दोनों डिस्कनेक्ट है। और उसमें आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ये जो है ना, सिम्टम्स उसमें नज़र आते हैं आपको, टीएलपी की तरह और ये टीटीपी की तरह, ये इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस फिर सामने आती हैं, क्योंकि जो आम आदमी है जो ज़मीन पे लेटा हुआ है उसको कोई कनेक्ट नहीं है उसका जो लोग रहते हैं। तो आप तनख्वाहों में आप डिफरेंसेस देख लें, आप बरात में डिफरेंसेस देख लें, तो इस किस्म के माहौल में ये काम चलते रहते हैं। इन लोगों का कोई जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ अपने एलीट को बचाने की एक इदारा जो है वो बन गया है। वहाँ पर तकरीरें होती हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, सिर्फ अपने मफादात, अपनी तनख्वाहों की, अपने मराद को बढ़ाने की बातें होती हैं। आम आदमी के लिए वहाँ पर कुछ नहीं होता है। आपने ये जो महंगाई देखी है, इसके ऊपर क्या हुकूमत ने कोई बहस छेड़ी है या अपोजिशन ने उसके ऊपर कोई बात की है? बात हो रही है कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ऊपर जो है वो एक तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया है। अभी मुझे नहीं पता है कि ये ईवीएम जो है ये ठीक चीज़ है या ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसको देखा नहीं, तो उसके ऊपर तबसरा करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन सिर्फ एक बात मैं कह सकता हूँ, और वो ये है कि जब तक तमाम पार्टीज, क्योंकि इलेक्शन में तमाम पार्टीज हिस्सा लेती हैं, और तमाम का कॉन्फिडेंस उस सिस्टम के ऊपर ना हो कि जो सिस्टम आप ला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जी वन साइडेड एक तरीक़ाकार हो रहा है जिससे बाद में रिगिंग होगी, तो हुकूमत को यह काम नहीं करना चाहिए। आप उसको दूसरी साइड पे देख लें कि जो इनके इत्तेहादी हैं उन्होंने इस बात पे नहीं उंगली उठाई कि यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही है या सही नहीं है। उन्होंने एक मौका देखा कि हुकूमत की अशद ज़रूरत है कि इस लॉ को पास किया जाए, इस रिफॉर्म्स को देखा जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डिमांड सामने रख दी। और वो आपको पता है और मुझे सबको पता है, पिछले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कि क्या डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड सामने आ जाती हैं, उसके ऊपर बातचीत होती है और फिर उनको कुछ दिया जाता है और वो दोबारा राज़ी हो जाते हैं। तो उसूल की तो कोई बात कोई नहीं है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट जो आई थी, ये इस बात पे आई थी कि वो रिफॉर्म्स करेंगे, और एक मुझे नहीं पता कि वो नया पाकिस्तान किस तरह है, मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ पिछले 3 साल में, बल्कि हम जवाल की तरफ चले गए हैं। जो पिछला पाकिस्तान था वो कम से कम इससे मुझे बेहतर नज़र आ रहा था। जो इस वक्त महंगाई है, जो लोग किस तरह जी रहे हैं, वो आम आदमी जो है वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है, उसकी कोई रसाई नहीं है उन ऐवानों तक कि वो अपनी बात कर सके, ना उसको अपोजिशन कोई उसके लिए। पहले अयूब खान ने सन 66 में चीनी 4 आने या 8 आने महंगी की थी, उसकी हुकूमत के खिलाफ लोग सारे उठ खड़े हुए थे। अभी ना कोई लीडरशिप है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज में वो दिलचस्पी है, वो एक निज़ाम को बचाने की कोशिश है, उसमें वो लगे हुए हैं, उसमें ये सारे आपस में मिले हुए हैं। अतर काज़मी साहब, इस वक्त ये बयान आ जाए कि इमरान खान साहब को लाना एक गलती हो गई, अगर कह लिया जाए, बेशक एक सियासी बयान है, मुद्दत इमरान खान साहब भी पूरी नहीं करेंगे या उनकी हुकूमत नहीं पूरी करती है, एक बड़ी हद तक हमें एक फुकदान नज़र आ रहा है इस वक्त। भी जिस तरफ ब्रिगेड साहब ने भी इशारा किया, वो लीडरशिप का फुकदान है, क्योंकि ये तो उम्मीद थी, पीटीआई या इमरान खान तो उम्मीद थे उन 2 पार्टी से जिनसे अवाम तंग थे। अब अगर वो भी गलत थे और इनसे भी आकर कुछ ठीक ना हुआ, कानून साजी हो नहीं पा रही है, अपोजिशन आप साथ लेकर चल नहीं पा रहे हैं, बेहतर मामलात पर भी कोई मुशावरत नहीं होती है, किस तरह से मामलात आगे चलेंगे? कुछ हमें उम्मीद की कोई किरण एज सच नज़र नहीं आ रही इस वक्त, आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका आंसर करता हूँ। मैं छोटा सा एक चीज़ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने पहले जिक्र किया कि जस्टिस कयूम साहब के केस में फैसला आया, या फिर वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था उस केस में फैसले आए, जिनके खिलाफ फैसला आया वो दोबारा सारे क्वालिफाई किए, फिर वो सेनेट तक भी पहुंचे। वो कौन कौन से नाम है, पिंडी की एक मशहूर शख्सियत है जिसका नाम था, वो सब पहुंचे। जहां तक जस्टिस कयूम साहब का ताल्लुक है, उनको कोई सजा नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ रिजाइन किया, उनके भाई भी एमएनए बने, उनकी भाभी भी एमएनए बनी। तो ये प्राइस, जब कोई आप गलत काम करते हैं ना, फिर सोसाइटी में आपको एक प्राइस अदा करनी पड़ती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन लोगों का नाम इस तरह की चीजों में आता है वो मजीद मोतबर बन जाते हैं, और जो सियासत हो या इक्तदार हो उसमें वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मैसेज हम सेंड करते हैं कि अगर आप इस तरह के आपके किरदार है तो कोई मसला नहीं है, आपको फिर भी तरक्की मिलेगी। तो ये होती है मेन चीज, जो प्राइस है वो किसी ने अदा नहीं की। जहां तक ये ताल्लुक है, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत मुझे पूरी होती हुई नजर नहीं आती, मेरे ख्याल में जो आसिफ अली जरदारी साहब है, इंतहाई एहतराम के साथ और माजरत के साथ, वो मोस्ट ओवर रेटेड पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के। उनको सब लोगों ने सियासियात का साइंसदान वैसे बनाया हुआ है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने चारों सूबों की जमात
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के चंद अजला तक महदूद कर दिया है। वो पीपल्स पार्टी जो लाहौर जिसका गढ़ था, वो पीपल्स पार्टी जो पेशावर से जीती थी, जो पिंडी से जीती थी, आज वो अंदरूने सिंध के चंद अजला की पार्टी रहेगी। और ये इन्हीं की साइंसदान और इन्हीं की जो है ना वो सियासी साइंस है, उसी की मरूने मिन्नत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने क्वालिफाइड हैं कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर कोई कमेंट करें और उस कमेंट को हम इतना ज्यादा सीरियसली लें। जहां तक इमरान साहब की अपनी हुकूमत का ताल्लुक है, इमरान साहब की अगर हुकूमत कहीं पे बैठेगी तो वो अपने बोझ तले बैठेगी और उनकी अपनी टीम के बोझ तले बैठेगी। इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि उनके जो दरीना साथी हैं, जो उनसे वफादार हैं, वो नाअहल हैं। इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को जो सामने रखा हुआ है, वो इमरान खान साहब को भी पता है, ना ये मेरे साथ मुखलिस हैं, ना ये किसी और चीज के साथ मुखलिस है, पर उनकी मजबूरी है। तो इमरान खान साहब जो 22 सालों में उन्होंने जदोजहद तो की, लेकिन वो जो टीम लेके आए, उस टीम से लोगों को मायूसी हुई और वो टीम उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी। जहां तक ईवीएम का ताल्लुक है, इमरान खान साहब सिर्फ सियासी जमातों से नहीं लड़ रहे, वो इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात तो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन आपको नजर आता है। वो अपने ट्विटर अकाउंट से एक सहाफी की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं कि ईवीएम बहुत बड़ा फ्रॉड, मेगा फ्रॉड। तो इससे आपको उनका माइंड सेट पता चलता है कि वो इस चीज के खिलाफ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ईवीएम से क्या ताल्लुक है? हुकूमत ने या पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, लेकिन वो इसके अंदर पार्टी बना हुआ है, इसलिए कि वो स्टेटस को प्रेजेंट सब जो एक बात हुई थी कि सबको हम इस पे तो जाते ही नहीं है कि ईवीएम ठीक है या गलत है, ये तो एक बात की चीज़ है, लेकिन सही है या नहीं है, दोनों सूरतों में सब स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो जितनी भी बुरी ऑपोजिशन से हों, मैदान में हैं, आवाम की नुमाइंदगी रखते हैं, उनका भी तो एतमाद उस पर होना चाहिए ना। मतलब सिंगल हैंडेडली तो एक जमात आज आके कुछ तब्दील कर ले, कल किसी की हुकूमत आए, वो कहें जी हम इसको नहीं मानते, हम ये निज़ाम ले आते, ऐसे भी तो नहीं चलता जमहूरी दौर में मामला। देखें, पाकिस्तान के हर हलके में ना, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, हजारों बोगस वोट रजिस्टर्ड हैं। उसमें पीटीआई के जो इलेक्टेबल्स हैं उनके हलकों में भी हैं, नून लीग वाले भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, कराची में जिस तरह ठप्पा लगता था वो भी आपको पता है। तो इस सारे सिस्टम में क्या आप समझते हैं जो स्टेटस को के लोग हैं वो कभी इसमें चेंज लाना चाहेंगे? क्या हम इलाके के जो बदनामे जमाना लोग हैं उनकी मशावरत से एसएचओ लगाएंगे? ये तो इस किस्म की चीज है ना। इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जो बड़े बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस सिस्टम को मिसयूज करते रहे, जाली वोटों की वजह से वो आते रहे, गैर मुल्कियों के वोट भी रजिस्टर कराए में, अफगानियों के वोट, कुछ लोगों की टोटल सियासत ही अफगानियों के वोट के ऊपर है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल है बलोचिस्तान में जी। आप फिर उनसे किस तरह ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई जेन्युइन और ऑनेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम के अंदर? तो ये सारी चीजें हमें अपने मारूजी हालात को देख के चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स सी, देखें अब हुकूमत क्या इस हवाले से फैसला करती है। पार्लियामेंट के इजलास तो हो रहा है, हम भी ऊपर उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा फैसला होगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मालिक साहब, आपकी क्या राय होगी? बात जो काज़मी साहब की है उसमें भी वज़न है, बोगस वोट्स, जाली वोट्स, अफ़गानियों के वोट, जो लोग वफात पा गए हैं उनके वोट, वो सब कास्ट हो रहे होते हैं यहाँ पर, वो चाहे लोग मौजूद हों या नहीं हों। अब वो स्टेक होल्डर्स तो बहरहाल हैं, और जो आज इसको सिस्टम को शफाफ या तब्दील करने की बात कर रहे हैं, इनके हवाले से वो सब भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनको भी जिताया गया, RTS को बिठा के जिताया गया, ये किया गया, वो किया। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी जमात अवाम की असल नुमाइंदगी नहीं रखती, कुछ हालात के तहत जिसको भी जब इक़्तिदार दे दिया जाता है या जो ले लेता है। क्या ऐसा ही? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, और हमारे हमसाया मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन है बाइख्तियार है। और इसकी तीसरा पहलू आप देखें कि लोकल बॉडीज़ में ना पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड थी, ना नून लीग, और ना अब मौजूदा हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं। और दूसरा, इंतखाबी इस्लाहत, ये दुरुस्त है कि नकाइस दूर होने चाहिए, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है।
यहाँ पे जो आप जेली डिग्री होल्डर भी बीच में आ जाते हैं, फ़िल्टर आउट नहीं हो वो लोग होते, सरमाए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, और इलेक्शन कमीशन का जो अपना तय करदा हुआ ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी होती हैं। जो हद अखराजात है इलेक्शन में, वो आप देखते हैं कि कौंसलर के इलेक्शन में भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होते हैं, लेकिन उस तरह हमें बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन, ये सारे सिर्फ एक इशू पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, EVM के साथ इन सब चीज़ों पे डिबेट होनी चाहिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मजदूर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, किसान की होनी चाहिए, मेहनत कश की होनी चाहिए। उनकी नुमाइंदगी क्यों है? उनकी राह में एंट्री बैरियर्स क्यों हैं? और जहाँ तक ये है कि इमरान खान साहब ने, डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने 126 दिन हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म याद कराई, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे उनका? क्योंकि हर जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाना हो उसको कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म छोड़ो, इस दफ़ा धांधली तुम्हारे हक में होगी, पटियाँ चलती हैं, इलेक्टेबल शामिल करा दिए जाते हैं इस निज़ाम में। ऐसे ही जहाँ तक अफ़गानियों की बात है, अफ़गानियों के वोट पे आप पाकिस्तान की एक भी नशिस्त नहीं जीत सकते कौमी असम्बली। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 से 5 लाख वोट है, क्या वो सारे के सारे अफ़गानी हैं? ये और जो डाटा है नादरा का जिसके अंदर से बायोमेट्रिक है वो बड़ा मुश्किल है, जो और उनके जो सस्पेक्ट उनके कार्ड हैं वो ब्लॉक्ड हैं उनकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ रिफॉर्म होनी चाहिए, इस पर डिबेट। दूसरा जो पहलू है, गवर्नमेंट लॉ मेकिंग के लिए पहली चीज़ कॉन्सेंसस है। जब अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, ज़ाती हमले करे, जब वज़ीर आज़म साहब चोर डाकू कहें, वो कश्मीर पे, कौमी सलामती पे, इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ में आर्मी चीफ की ब्रीफिंग में आना पसंद ना करें, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आपने कानून साजी करनी है ना, आप उनसे हाथ मिलाने के भी रवादार ने। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें? अब तक जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है थ्रू ऑर्डिनेंस हुई है, जो स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये सारे तो फिर एक सवाल है ना, सारे इतने जो TAD है, इतना ये आप इजलास खर्चे, ये गैर कानूनी कोरम ही टूट जाता है। देखिए ना, अब कोरम का गवर्नमेंट को भी मसला पड़ा हुआ है। आप अपने अरकान असम्बली को असम्बली में नहीं ला सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो गवर्नेंस का स्टाइल है उसमें कोई भी जमात अपने पार्लियामेंटेरियन को, अपने कारकुनों को, अपने अहदेदारों को खातिर में ही ला सकते। एक किचन कैबिनेट है, क्लोज ग्रुप है। और जो मईशत का भी हमारे साथ खटक साहब रोना रो रहे थे कि पार्लियामेंट वाले लोग, कौन सा पार्लियामेंट का बंदा आज इकनॉमिक टीम में, कोई IMF का नुमाइंदा है, कोई वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा है, कोई टेक्नोक्रेट है? क्या ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जो मिस्र की मईशत तबाह करके आए हैं, जो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक जी डॉलर बढ़ता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश होते हैं? क्या ये पार्लियामेंट के लोग हैं? तो पार्लियामेंट को हमने बाइख्तियार नहीं किया, बेतौकीर किया है। और जहाँ तक लॉ मेकिंग का ताल्लुक है, जो पार्लियामेंट फाटा रिफॉर्म बिल कर सकती है, जो दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री कोड क़याम कर सकती है, जो CPEC पे कर सकती है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो चीज़ चाहिए वो दे सकती है, जो फाटा में इस्लाहत कर सकती है, जो 18वीं तरमीम कर सकती है, आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान कर सकती है, उस पार्लियामेंट को हम बेख्तियार कह रहे हैं। आज अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो पाकिस्तान के मुफाद में हर कानून साजी इस पार्लियामेंट में कर सकती है, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट के सामने सरनगू होना पड़ेगा, आवाम को ताकत का सरचश्मा करार देना पड़ेगा, और तब ये पार्लियामेंट से कानून साजी की। मैं ज़रा PJ मीर साहब की राय ले लूँ, बड़ी तफसील से सारे मेहमानों की राय आ गई। PJ मीर साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो पार्लियामान का निज़ाम है उसका मफलूज होना, ना चलना, एक इजलास बुलाना इतना मुश्किल हो जाना, फिर कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाना, कानून साजी इतनी मुश्किल हो जाना, और ये चला आ रहा है। आप कब तक ब्लेम करेंगे बीइंग इन गवर्नमेंट की ऑपोजिशन नहीं चलने दे रही? आपके खुद रवैये भी तो नहीं चलने वाले। मैं अभी एक पार्लियामेंटेरियन है यहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में एक मेरा काम था, तो आई मेट हिम, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात हो रही, तो उसका बड़ा अच्छा एक है, उसने कहा, यू नो PJ, यू पीपल आर अ नेशन इन अ हरी फॉर अ करी। तो उसके अंदर उसने सारी चीज सम अप कर दी है, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन। हम इतनी तेजी से जाते हैं विदाउट एनी कंसल्टेटिव अप्रोच कि एक अगर कोई काम करता है तो दूसरा उस पर यू नो ये कहते हैं क्रिटिसिज्म शुरू कर देता है। हम कहीं बैठते नहीं है अरसलान। द प्रॉब्लम इज, ये आप फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ आपको बना गया ये मोटरवे, एक्सेलेंट, आई थिंक इज डन अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री, लेकिन उसके बाद बात आती है जी फार्म टू मार्केट रोड कंप्लीट नहीं हुई, मोटरवे का क्या फायदा है। अब क्वेश्चन है, ये बन रही हैं, ये चल रही हैं चीजें, और ये भी गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन हम इनको काम नहीं करने देते।
आप पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं, अभी मेरे भाई ने कहा कि वो आप किसको क्या अपॉइंट कर देते हैं, क्या कर देते। देखो, नंबर वन, आपका जो पार्लियामेंटेरियन है ये एक्चुअली पार्लियामेंटेरियन नहीं है। इसके पास, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया गंडेरियां बेच के, वो पार्लियामेंट में बैठ गया है, उसके पास वो इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं है कि जो कि कंट्रीब्यूट कर सके इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। इसीलिए तो आप इसके अंदर देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू सिलेक्टेड वंस, द मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑल, वो कहते हैं, इन अ chaotic form, whether it is in the government or in the opposition, because that shows your national asset, national character. और इसको आप कैसे करोगे? जब आप अपनी लोकल बॉडीज को तकड़ा करोगे। गवर्नमेंट्स वहां से निकलती हैं, और ये सही बात का है, लोकल बॉडीज पे हम काम ही नहीं करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो लोकल बॉडी होती है वहां से बंदे निकलते हैं। अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त राइट नाउ आई एम सिटिंग, यहाँ से टेरेसा मे निकली है, जो कि बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। यहाँ इस तरह का सिस्टम है कि आप एक आम आदमी को उसको ब्रीड करते हो, उसको आगे लेके जाते हो। आप यहाँ से किसी के पास 10 पैसे आए, उसको आप टिकट दे देते हो, वो खड़ा हो जाता है, वो कल इलेक्शन जीत के एंड ही बिकम्स अ पार्लियामेंटेरियन, वेदर प्रोविंशियल, नेशनल और सेनेटर। रेट्स आपको सबका इनके रेट्स पता है। तो जो 50, अगर अभी एक बाई इलेक्शन लाहौर में हो रहा था, पता लगा जी कि 50-60 करोड़ लगेगा। अब मुझे बताओ, जो 50-60 करोड़ लगा के और कहेगा कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा, दैट विल बी द बिगेस्ट लाई। इलेक्शंस उस वक्त होते हैं जब आपके पास आम वोट आता है। हमारी कौम ये जब ईमानदार हो जाएगी, आपकी लीडरशिप भी ईमानदार आएगी। क्यों? क्योंकि ये बेईमानी के साथ पैसे लेते हैं, वोट देते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। कहाँ इंसाफ मिलेगा आपको? आपके सामने है ना। मेरे भाई ने सही बात की थी, यार सच बोलने का टाइम है, सच बोलो। और एक चीज मैं शौकत अजीज की कोट करता हूं, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद बराए तामीर बर्दाश्त करना ना सीखें। बिल्कुल सही बात है, तनकीद करो, बराए तामीर करो, और कंसल्टेटिव प्रोसेस अडॉप्ट करो। हम नहीं वो कर रहे। जब तक आप इस लाइन पे नहीं आओगे, ये एक मीनिंगलेस डिबेट हो जाती है। एक और उसका फायदा किसको होता है? एक एलीट क्लास को। और नुकसान किसको होता है? अवाम एट लार्ज। हमने अवाम को देखना है या सिलेक्टेड एलीट क्लास को? ये आपके सामने एक केस है। इसको कौन रेक्टिफाई करेगा? कौन लोग आके करेंगे? बिकॉज जो आता है वो पैसे बनाने की एक ट्रेन में बैठ जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। एक आदमी, मैं नाम नहीं लूंगा, पीपल्स पार्टी का बहुत ही सीनियर आदमी, और पीके साहब ना बेनजीर में पैसे देने, तनाब जरदारी पैसे देने, उनके ऐसी नगद सौदा करना है, तक आगे इलेक्शन लड़ना है। ये अगर अब बात होगी, अगर मैं इसका नाम ले लूँ, आप यहाँ से अरसलान सीट से उठ के भाग जाएंगे। मैं अब आपको बताता हूँ कि इस तरह की अगर चीजें होंगी तो खुदा के लिए हम पाकिस्तान का क्या करेंगे? हम नारे लगा देते हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हर बंदा बैठा हुआ है, बी प्राउड बाय वोटिंग प्राउड। अब जब आपके अंदर एक प्राइड आएगी वोट देने की और बेईमानी की नहीं, आपके पास एक राइटली सेट। पीजे मीर साहब, बड़े तफसील से आपकी बात पहुंच गई, और जो आपने बताया वो बिल्कुल बहैसियत कौम हमें ठीक होना पड़ेगा, तब्दील होना पड़ेगा, और फिर ही बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।